बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई मुज़ाकरात की बातें कर रही थी, पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई की बातें कर रही थी। चिमक गोइयां थी कि इमरान खान साहब की रिहाई बकरा ईद से पहले हो जाएगी, लेकिन जो फैसले आए हैं वो इसके बरअक्स हैं। आज अदालत से एक बड़ा फैसला आया। 9 मई केस में 11 मुजरिमान को सजा सुना दी गई। पीटीआई के सिटिंग एमएनए भी इसका हिस्सा है। अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, उनको भी सजा हुई है। 15 साल 4 माह जो है ये सजा सुनाई गई है, जुर्माना अलग हुआ है। और इसके बाद क्या नजर आ रहा है, पीटीआई के लिए कोई नया महाज खुलने जा रहा है, क्योंकि उनके सिटिंग एमएनए को जो सजा हुई है इसके बाद डी सीट हो जाएंगे, वो नए इलेक्शंस होंगे, बाय इलेक्शंस होंगे। क्या उसमें पीटीआई पार्टिसिपेट करेगी या नहीं? और 9 मई में पीटीआई के बहुत ज्यादा सिटिंग एमएनए जो हैं वो इस टाइम मुख्तलिफ एफआईआर उन पर हुई हुई हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है, पीटीआई इसका मुकाबला किस तरह से करेगी, क्या स्ट्रेटेजी है उनके पास, ये आज जानेंगे प्रोग्राम में। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई उनसे एनआरओ मांग रही है और पीटीआई चाहती है कि इस मामले में डील करें। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वो किसी से डील नहीं करेंगे, वो एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बातचीत का कह रहे हैं और वो भी मुल्क की खातिर बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है इस मामले में। मुसद्दिका ज़राए ये कहते हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही, अगर चल रही है तो वो इस टाइम के लिए रुकी हुई है, क्योंकि मुल्क खतरनाक तरीन हालात से गुजर रहा है। हमें एक बैरूनी दुश्मन का सामना है और बैरूनी जंग हम पर मुसल्लत है और उस जंग से पूरी तरह हम नहीं निकले हैं। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिन कबल बातें ये चल रही थी कि मुज़ाकरात होंगे या इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई हो जाएगी, लेकिन आज जो फैसला आया है इसने तमाम उम्मीदों पर, क्या आप नहीं समझते, पानी फेर दिए। सिटिंग एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली, उनको सजा हो गई है, नाअहल हो जाएंगे जाहिर बात है इस सजा के बाद। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? थैंक यू कमर साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। यह डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हमारा ख्याल था कि विजडम जो है वो एक रोल प्ले करेगी इन तमाम मामलात में। आपको पता है जो जिस वजह से ये सजा हुई है उसके बारे में हमारी एक बड़ी क्लियर पोजीशन रही हुई है कि जी इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको थरली इन्वेस्टिगेट करे और इसमें जो असल मुजरिमीन हैं वो कहीं के भी हों, किसी पार्टी को बिलोंग करते हों, फिर उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन इस जुडिशल कमीशन के बनने के बगैर, इन्वेस्टिगेशन होने के बगैर जब मुकदमा दर्ज किए गए और अब सजाएं भी दी जा रही हैं, तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है बिल्कुल। और एक धचका है डेफिनेटली। जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं उसको एक धचका लगा है। लेकिन हम आज भी बिलीव करते हैं कि मसाइल का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में पिन्हा है और मुज़ाकरात होने चाहिए और जल्दी से जल्दी होने चाहिए। रऊफ साहब, अगर ये सजा के बाद नाअहली हो जाती है और उस नाअहली पे बाय इलेक्शंस होते हैं, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? फॉर्म 45, फॉर्म 47 का तनाज़ा अपनी जगह। आपको मालूम है कि जब आप अक्सरियत में थे, आपको वोट्स मिले, उसके बावजूद आप हुकूमत में आ नहीं पाए। तो ये तो बाय इलेक्शंस है और बाय इलेक्शंस में तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान की तारीख रही है कि हुकूमत जो होती है वो होती है, अब वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं विन करने के। और जो सूरत हाल चल रही है उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह भी नजर आ रही है। कैसे इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से पार्टी आपका अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख पाएगी? पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो नंबर ऑफ सीट्स के साथ रिलेटेड नहीं है मेरे भाई। पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं मौजूद हैं और पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। सीटें हमसे और भी आपको पता है इससे पहले भी ली गई हैं। हमारी मेजॉरिटी को कम करने के लिए, माइनॉरिटी में बदलने के लिए रिकाउंटिंग बहुत सारी सीटों के ऊपर ऑर्डर की गई थी और उस रिकाउंटिंग में हजारहा वोट्स जो थे वो इधर से उधर किए गए थे और हमारे लोगों को सीट किया गया था। हम उस फेज से भी गुजर चुके हुए हैं। उसके अलावा और भी फेजेस हैं जहां हमारे लोगों को अंडरग्राउंड जाना पड़ा था बिकॉज उनके 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 ऊपर बहुत सारे गलत किस्म के मुकदमात बने हुए थे। और ये फेज भी गुजर जाएगा, लेकिन लाजमी बात है कि पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस किया जाएगा इसको। आई एम श्योर कि अपील होगी, इस सजा के खिलाफ अपील होगी, हाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन वहां जाके जब हम देखते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का हाल हो चुका हुआ है वो तो नागुफ्ताबे है। अदलिया जो है हमारी वो हुक्मरानों के ताबे हो चुकी हुई है। जज साहिबान जो हैं वो हुकूमती नौकरान बन चुके हुए हैं और इंसाफ का जनाजा जो है वो धूमधाम से निकाला गया है। तो उसके बाद आप अदलिया से भी
क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। लेकिन हम हर सूरत इस कन्विक्शन को अपील करेंगे और अब उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शायद किसी का ज़मीर जो है वो जाग पड़े और सही वो जजमेंट दे दे। तो फाइट तो हम करते रहेंगे, जद्दोजहद तो हम करते रहेंगे। जहां तक अगर उनको डीसीट किया जाता है और बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उस सिलसिले में भी पार्टी फैसला करेगी कि हमने उस बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं पार्टिसिपेट करना। लेकिन रऊफ साहब, ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंडिकेशन करी है वो बड़ी डेंजरस तरफ जा रही हैं। मतलब एक सीट अभी अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब की अगर बाई इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप हार जाते हैं, एक सीट कम हो जाएगी। लेकिन 9 मई में तो बहुत सारे, आपको पता है कि सिटिंग एमएनएज मौजूद हैं, और अगर इसी तरह हुआ कि अदालतों से सजाएं आ गई, बाई इलेक्शंस हो गए, तो पार्लियामेंट में जो आप लोगों की तादाद है वो कम हो जाएगी। और पार्लियामेंट में तादाद होने का मतलब ये है कि आप जो कुछ पार्लियामेंट के जरिए करवा सकते थे वो नहीं करवा सकेंगे। आप नहीं समझते इसमें पार्टी को बड़ी मजबूत स्ट्रेटेजी चाहिए कि इस तरह से आगे ना बढ़ा जाए और जिस तरह से आपकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं फुलफिल जरूर हो? मैं कमर साहब आपके साथ एक काउंटर क्वेरी है। मुझे ये बताइए कि इन तमाम नंबर्स होने के बावजूद और आइडियली और असल में एक मेजॉरिटी पार्टी होने के बावजूद हम आए, कौन सी हमारी बात है जो कि उन्होंने मानी है या वो मानने के मूड में है। मैं जैसे कि पहले अर्ज किया है ना कि हमारी स्ट्रेंथ जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारे नंबर्स इन पार्लियामेंट उसके साथ रिलेट नहीं करती है। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि खान साहब जो है लोगों के दिलों और दिमागों वहां वो बरानी करते हैं, वो उनके दिलों और दिमागों में बसते हैं। और वो स्ट्रेंथ जो है वो उसको कोई नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, बी दैट नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, वो खत्म नहीं कर सकती। आप देखिए, आज तक इन्होंने केपी असेंबली में सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए क्योंकि वो सीटें हमारी हैं, जब भी इलेक्शन करवाएंगे वो हमें मिलेंगे। इसके अलावा नेशनल असेंबली की जो वो इनकम्प्लीट है, वहां भी बहुत सारी जो सीटें जो है वो इस वक्त यही रिजर्व सीट्स जो है इनके बारे में फैसला जो है पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है। और अभी जो हालात बढ़ रहे हैं वो हमें पता है कि इन्होंने हमसे ये रिजर्व सीटें भी छीन लेंगी। लेकिन इससे पीटीआई की पॉपुलैरिटी को लिंक ना कीजिए। पीटीआई की पॉपुलैरिटी किसी नंबर गेम के साथ लिंक नहीं है, उसके साथ रिलेट नहीं करती है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी की और बहुत सारी वजूहात हैं, और वो ऐसी वजूहात हैं जो हुकूमत लाख चाहे वो हमसे नहीं ले सकती। आज इलेक्शन करवा लें, कल करवा लें, 10 दिन बाद करवा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें। अब मैं क्लेम कर सकता हूं कि हमें 4/5 या 5/6 मेजोरिटी मिलेगी। वो जो हमारी पॉपुलैरिटी है वो लेकिन रऊफ साहब, फिर बिल्कुल उस आप नंबर्स ऐसे के साथ इलेक्शन का रिलेट क्या फायदा है जब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होने ही नहीं है? आपको मालूम है कि अगर हम जीत भी जाएं तब भी हम हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। तो फिर इस बात की जरूरत है कि आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो हालात बन रहे हैं इनसे निकलने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सर? वो स्ट्रैटेजी हालात के मुताबिक ही बनती है। इस वक्त जो आपको जो काइंड ऑफ जुल्म और जबर और फस्तायत का मुजाहरा पिछले 3 सालों में किया गया है, खासकर पिछले 2 सालों में किया गया है, उससे भी ज्यादा पिछले 1 साल में किया गया है। उसमें तो वर्चुअली इस वक्त पीटीआई को खत्म हो जाना चाहिए। गलियां तक बंद कर दी गई थी। आपको पता है कि जो इन्होंने किया था, इंटरनेट डाउन हो गया था, शाहराहें बंद थी, मोटरवेज बंद थी, रेल ट्रैक्स बंद कर दिए गए थे, कर्फ्यू लगा दिया गया था, स्नाइपर्स को चढ़ा दिया गया था, लोगों के सीनों में गोलियां मारी गई। ये सब कुछ हुआ है, आप भी थे, हम भी थे, हमारे सामने हुआ है। उसके बावजूद पीटीआई जो है वो बातचीत की बात कर रही है इस वक्त। खान साहब ने 2-3 दिन से लगातार कहा है कि जी मैं मुल्क के मफाद में, अपनी जाती किसी कोई कन्वीनियंस लेने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के मफाद में, क्योंकि मुल्क को इस वक्त यूनिटी की जरूरत है, मुल्क को इस वक्त कोहिजन की जरूरत है, होमोजेनिटी की जरूरत है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम उनसे बात कर रहे हैं। ये उसके साथ साथ पोलिटिकल पार्टी के पास गन्स तो होती नहीं है भाई कि हम गन्स निकाल के खड़े हो जाएं कि जी आप फायर करेंगे तो हम भी फायर करेंगे। हमारे पास तो एक पोलिटिकल जिसको आप स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, प्लान वही है हमारे पास। वो ये है कि जी हम एक मुल्कीर पुरअमन मुल्कीर एहतजाज जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने कहा है कि जी बातचीत का दरवाजा जो है वो खुला रहना चाहिए और होनी चाहिए बातचीत। तो हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो जाएगी और टेबल के ऊपर बैठकर मुल्क के मामलात को एक डिस्पैशनेटली रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद कोई हल जो है उसका निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हर सूरत जो तैयारी जो है एक कंट्री वाइड पुरअमन एहतजाज जो है उसकी उसकी की जा रही है। वो होपफुली
जो ही कंप्लीट हो जाती है तो वो लॉन्च कर दिया जाएगा। मुज़ाहमत जो है, पुरअमन मुज़ाहमत जो है, ये सर होनी चाहिए। ये पार्टी का हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसको सो लेके दैट्स जाएंगे, मीन लेकिन सर उसके आप साथ साथ लोग एज आई सेड, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है राइट नाउ। मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगा जी। मैं, क्योंकि ये एक पार्टी का फैसला है। पास्ट में ये इतनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है मेरे भाई, कि ये शाम को बैठ जाते हैं बहुत सारे टाउट्स, उनकी शक्लें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो एजेंडा ड्रिवन जो नैरेटिव है उसको वो बयान कर रहे होते हैं। तो हमने ये फैसला किया है जी कि हम एंगेजमेंट है या नहीं है, हम इस सिलसिले में पब्लिक डोमेन के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जब होगा उसका कोई नतीजा निकलेगा तो वो आप लोगों के सामने आ जाएगा ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये आपका हक है कि आप उसे पब्लिक डोमेन में लाएं ना लाएं, पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है, जाहिर बात है जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं किसी से तो पोजीशन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग करनी पड़ती है। दूसरा कैंडिडेट भी यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पोजीशन डीलिंग में कहीं पे कमजोर ना पड़े, वो स्ट्रांग रहे। आप समझते हैं आज का जो फैसला आया है ये कहीं ले कहीं दे वाले मामला हैं, जैसे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है इमरान खान साहब कोई डील कर लें, आप समझते हैं कि उसी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेशर तो हमारे ऊपर एक प्रेशर है जो कि लगातार रहा है। जब से हमारी हुकूमत को डिसमेंटल किया गया है तो वो लगातार रहा है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बिल्कुल सबड्यू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन खान साहब जी देखिए, अगर इन टैक्टिक्स के सामने वो हथियार डालने वाले शख्स होते तो वो फिर उनको 2 साल जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत पहले जो है किसी ना किसी किस्म की डील करके, और लेट मी अश्योर यू, इतनी बात मैं कर सकता हूँ कि डीलें वक्तन फवक्तन हमारे पास आती रही हैं। वो कोई ना कोई डील करके वो जेल से बाहर आ सकते थे, और एट सम पॉइंट इन टाइम दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। लेकिन उन्होंने असूली सियासत को फौकियत दी, उन्होंने मुल्क के मफादात को फौकियत दी, और उसके लिए जेल में रहना जो है वो बर्दाश्त किया, लेकिन डील नहीं की। और आज भी वो उस पर कायम है कि मैं कोई अपनी जात के लिए डील नहीं करूंगा। हाँ, मुल्क के मफाद में अगर जरूरी हुआ तो मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके किसी नतीजे के ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हूं। मेरी पार्टी उसके लिए तैयार है। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही समझ लीजिए, जो कि मैं अर्ज कर रहा हूँ वही है, लाजमी बात है। लेकिन प्रेशर जी, बिल्कुल आपकी जो बात है, ये हथकंडे होते हैं हमेशा। ऐसी हुकूमतों के पास जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं होता, अवामी लेजिटिमेसी नहीं होती, और उनकी अपनी कोई रेलिवेंस नहीं होती, और उनके अपने जो नाम होते हैं वो सॉइल्ड होते हैं करप्शन में और इनकॉम्पिटेंस में। और जो इस वक्त हुकूमत है, 17 सीटों के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, विच इज अ ट्रेवेस्टी। तो लाजमी बात है कि इन्होंने इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से सबड्यू किया जाए खान साहब को। लेकिन हम जैसे लोग जो खान साहब को जानते हैं, हमें पता है कि वो शख्स जो है वो इनकी 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 जो जहनी इनकी एक्सपेंस है उससे भी बहुत ज्यादा जो वो बहादुर और बहुत ज्यादा जरी है। वो इनके इस तरीके से इनके इन ओछे हथकंडों से वो सबड्यू नहीं हो सकता या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। रफ साहब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, इसके बाद आते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट दी थी कि ईद से पहले शायद इमरान खान साहब घर आ जाएं। इस पर रऊफ हसन साहब की क्या टेक है, ये आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जो है कंटिन्यू करेंगे। सर, बैरिस्टर गौहर स्टेटमेंट देते हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। आपकी क्या टेक है? 5 तारीख को एक अहम केस तो लग रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा? मैंने, मेरा ख्याल है पहले भी आपको अदालत इस वक्त जो सिचुएशन है अदालतों की वो मैंने डिस्क्राइब की है जी, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों के दरवाजे तो खटखटा रहे हैं। अब फाइनली जो है डोगर साहब ने जो अप्रिशिएटिंग चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 5 जून को ये लगाया है। लेकिन 6 से मेरा ख्याल है अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं ईद की वजह से। तो पास्ट का जो इमीडिएट पास्ट का रिकॉर्ड अगर सामने लाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। और हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि खान साहब कल नहीं बल्कि आज ही जेल से बाहर आए। लेकिन इस अदालती निज़ाम के तहत जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों की है
उसके तहत तो फ्रेंकली टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ मिलने की तवक्को की जा सकती है। 5 के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद जो पार्टी है वो अपनी पॉलिसी किस तरीके से अलाइन करती है इसमें, क्योंकि ये कोई इंडेफिनिट वेट तो नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली जबकि मुकदमात में कोई वेट नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, फेक है, फ्रिवलस हैं, फ्रॉडुलेंट केसेस हैं जो कि खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि उनको जेल में रखना है, क्योंकि ये उनसे उनकी प्रेजेंस से खौफजदा है बाहर आज़ादी में। उनकी तस्वीर को बैन किया गया, उनकी उनकी आवाज़ को बैन किया गया है, उनकी किसी भी किस्म की स्टेटमेंट को बैन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये 5 को एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, क्योंकि आई थिंक उस दिन जो कुछ होता है उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको फाइनलाइज करें। रफ साहब, आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से खुद लॉयर्स भी ये कह रहे हैं कि अदालतों का वो मामला नहीं रहा जो पहले होता था। अब इमरान खान साहब के पास जब जाते हैं तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे अगर मेरे केसेस में रिलीफ मिलेगा तो किसी डील के तहत नहीं मिलेगा, मैं अदालतों से ही रिहा होऊंगा। फिर जब हम पार्टी के पास जाते हैं और पार्टी से पूछते हैं कि अदालतें जो कुछ राइट रॉन्ग कर रही हैं और जो फैसले आ रहे हैं इन पर आपका क्या मानना है, तो पार्टी कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें कोई जो है रिलीफ जो है अदालतों से एक्सपेक्टेड नहीं है, जो कि फैसले भी आ रहे हैं। तो फिर सर एक बहुत बड़ा गैप है इस तमाम चीजों में, कि गैप फिल कौन करेगा, किस तरह से होगा, पार्टी क्या समझती है? ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी थोड़ी सी जरा गेम खेलते हैं आपके साथ। बेहतरीन हल तो ये होता है ना कि अदालतें जो है वो इंसाफ फराहम करें। अगर अदालतें इंसाफ फराहम करने वाली होती तो खान साहब को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। ये एक हकीकत है, एस्टैब्लिश्ड हकीकत है, और वो लोग जो कि हमारे पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं वो भी ये मानते हैं। अब अगर अदालतें फैसला नहीं करते तो खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि वो जेल में बैठे रहें, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डील करें। अब अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स पिछले 2 साल की देखते हैं या उससे पहले की भी देखते हैं, और जिस किस्म के वो शख्स हैं, जो असूली फैसले उन्होंने किए हैं, जो असूलों के ऊपर जिस तरीके से, जिस तनतही से वो कारबंद है, तो वो डील तो करने वाले नहीं है। उसके बाद अगर वो डील नहीं करेंगे तो क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1, वो जेल में बैठे रहे, क्योंकि यही हुक्मरानों की, ये जो जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जो गैर कानूनी गैर आईनी हुक्मरान है, उनकी ख्वाहिश यही है कि वो जेल में बैठे रहे, या फिर वो अदालतों से उम्मीद लगा के बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन एट द एंड ऑफ द डे एक ही है कि हम अदालतें जो है उनसे उम्मीद लगाएं और उम्मीद करें कि वहां लोगों के ज़मीर जागें और वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक फैसले करना शुरू करें। इसके साथ साथ अगर पैरेलल आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जैसा कि हमने बारहा कहा है कि हम उनके साथ मुल्क के मफाद में बातचीत करने को तैयार हैं, और वो बातचीत शुरू हो जाती है सीरियस पैराए में, तो शायद उससे भी कोई रास्ता जो है वो निकल आए कि अदालतें जो है वो डिलीवर करना, इंसाफ डिलीवर करना शुरू कर दें। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज की है जिसमें कि ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। जहां तक मैं खान साहब को जितना जानता हूं, वो किसी किस्म की डील अपनी जात के लिए नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जैसा कि उन्होंने बारहा कहा है कि मैं जब भी बाहर आऊंगा मैं अदालतों से ऑनरेबली बरी होकर बाहर आऊंगा। वो यही कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो मौजूद है। बातचीत के जरिए मैं फील करता हूं कि बहुत सारे जो हल तलब मसाइल हैं उनको डिलिब्रेट किया जा सकता है, उनको डिस्कस किया जा सकता है, और उनकी हल तलाश करने की कोशिश की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैं बहुत देर से, आपको पता है कि उन लोगों में से हूँ, एक शायद अकेला हूँ जिसने कि हमेशा डायलॉग को कहा है कि डायलॉग होना चाहिए, और खासकर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की डायलॉग जो है, मैं लफ्ज नागुजीर इस्तेमाल करता रहा हूँ, वो नागुजीर है क्योंकि उसके साथ ही मुल्क की बेहतरी, मुल्क की यूनिटी, मुल्क की वेलफेयर और मुल्क के अवाम की वेलफेयर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। इस डायलॉग को जितनी जल्दी इनिशिएट किया जा सकता है कैसे, उतना ही मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। ये मैं इसका दाई रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अनकरीब ये डायलॉग जो है वो शुरू भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। रफ साहब, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। फैसल चौधरी साहब को आप लोग ओन नहीं करते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब से मिलकर जब भी बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस उनको दी हैं और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो पार्टी से निकलकर जो भी शख्स, मतलब जेल के अंदर पार्टी का कोई भी शख्स जाता है, निकलकर बाहर आता है और कहता है कि इमरान खान साहब ने उसे कहा है, किस पर लोग बिलीव करें? आप लोगों की पार्टी पर करें, जो बाहर निकलकर आते हैं उन पर करें? क्योंकि हर कोई क्लेम कर रहा होता है कि खान साहब ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए और वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल रहा है।
देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस जिसको मिली होती हैं वो आके बाहर खान साहब की स्टेटमेंट दे देता है। बाकी सारे जो है मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये एस्टैब्लिश्ड टाउट्स हैं। उसमें से वो शख्स भी है जिसका नाम आपने लिया और उसका एक भाई है, वो भी टाउट। ये ट्विन टाउट्स हैं। मैं इनको ट्विन टाउट्स कहता हूँ। ये रैट्स हैं जो जंप करके हुए थे। इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है यार। मैंने कहा ना कि एक स्पेट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है जो कि ये टाउट्स फैला रहे हैं। इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके जरिए जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं जो कि एक पार्टी में ओहदेदार हैं, वो हैंडल करते हैं और वो खान साहब के बयान जो है वो बाहर लाते हैं। आजकल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अली जफर साहब को, सेनेटर अली जफर साहब को असाइन की गई है। कल वो मिले थे, कल आपको याद है कि वो बाहर आके उन्होंने सब खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कर दिया। अलीमा बीबी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे करती हैं क्योंकि बहनें भी मिलती हैं। इनका कोई रेलेवेंस नहीं। इसके अलावा और कोई खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो उसको एम्पावर्ड नहीं है कि वो खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो बाहर आके करे। ये ये खुद साख्ता किस्म के हैं तो टाउट्स, लेकिन खुद साख्ता किस्म के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। इंतहाई मतलब मैं नहीं समझता कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है। क्योंकि ये अब इनको पता है कि इनकी पॉलिटिकल करियर्स जो है ये वो पॉलिटिकल जनाजे बन चुके हुए हैं, सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। तो ये हर किस्म का जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई थोड़ी बहुत रेलेवेंस जो है वो बनाए। कोई रेलेवेंस नहीं है। दे आर रिजेक्टेड मटीरियल। और इनका कोई लिंक जो है खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ ना था, ना है और ना होगा। थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आज एक फैसला आया। अब्दुल लतीफ चित्राली पीटीआई के एमएनए जो हैं उनको सजा सुना दी गई। अगला लाए अमल ये लग रहा है कि पीटीआई के एमएनएज को सजा होगी, वो अदालतों से नाअहल करार पाएंगे, बाय इलेक्शंस होंगे। आप समझते हैं कि पीटीआई इस तरह वाइप आउट हो जाएगी? देखिए जी, जहाँ तक किसी को सजा देने से समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कमजोर होती है, क्या ये डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल ने या किसी पार्टी ने क्या जुर्म किया और क्या उसका मसाइल है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो 9 मई के हवाले से है और जिन लोगों ने तो चलो काम किए, बदल होता हुआ नजर आएगा अगर सही तरीके के साथ, तो वो लोग मानेंगे भी। लेकिन अगर आप लोगों को लोग समझेंगे कि इंसाफ नहीं हो रहा, तो उसको लोग नहीं मानते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन है। और इस हवाले से पॉलिटिकली तरीके से आप डील करके किसी पॉलिटिकल जमात को खत्म कर सकते हैं। क्रिमिनल को तो आप अदालतों के जरिए या जराइम जिसने किए उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल फिगर्स को पॉलिटिकल तरीके से डील करें तो ज्यादा बेहतर होगा। टेक्निकली अगर किसी को नॉकआउट करें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी जमहूरियत के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए कभी सूदमंद साबित नहीं हुआ। चंद साहब, आप समझते हैं कि 9 मई के केसेस में पीटीआई को टेक्निकली नॉकआउट किया जा रहा है? लेकिन ये सारे तो नहीं नॉकआउट। मैं समझता कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े मैं समझता हूँ जिनका रोल बड़ा ही नेगेटिव था और जिन जो कैमरे की आंख में भी देखे, कुछ लोगों ने फौजी अमलाक पे हमला किया, सरकारी अमलाक पे हमला किया, तो वो तो कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और वो एक गलत है और गैर कानूनी है। लेकिन जो बेगुनाह लोग थे जिनका एक सिर्फ मॉब में गए थे, जिन्होंने अपने हाथों से किसी आग नहीं लगाई या हमला नहीं किया, मेरे ख्याल है उनमें थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। और दूसरा, जब आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं किसी को और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नहीं देखता नजाकत और सारी चीजें अब है, तो मेरे ख्याल में कुछ अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। लेकिन आप जो जिन्होंने क्राइम किया है उनको तो यकीन सजा मिलती है और मिलनी चाहिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ अदल का दामन फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया के बारे में तो सब लोगों को मालूम है, खसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद से क्या कुछ हुआ है। आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए था यार, ये 26वीं आईनी तरमीम ने तमाम निज़ाम दरम बरम कर दिया? लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम तो बहुत जरूरी थी। मैं समझता हूँ इस हवाले से कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से हमारा जो था मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो बड़ा वाज़ेह था और हमने बड़ी कोशिश की। इससे पहले भी हमारे मैनिफेस्टो में ये शामिल है और हर मैनिफेस्टो में शामिल होती है।
और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो उनको मौका मिला पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए मौलाना साहब के साथ, इवन पीटीआई के साथ थ्रू मौलाना और बाकी जमात हुकूमत ने भी जिस तरह कोशिश की, तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म तो होनी चाहिए। ये कहना कि अदलिया में रिफॉर्म्स ना हो, ये गलत बात है। रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मजीद होनी चाहिए। लेकिन चंद साहब, आपका क्या ख्याल है, इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मजबूत हुई है या मजीद कमजोर हुई है? लेकिन ये अदलिया तो मजबूत होगी अपने किरदार के जरिए, अपने फैसलों के जरिए, और कमजोर भी होगी अपने फैसलों के जरिए। अगर अदलिया फैसले मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक करेगी, तो यकीनन अदलिया मजबूत होगी। हम 118वें नंबर पे हैं दुनिया में जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप फैसले ही करते हैं, गलत करते हैं, मराहत लेते हैं आप 5वें नंबर वाली और फैसले करते हैं 118वें नंबर वाले, तो फिर यकीनन आपको अदलिया को आइडियल नहीं कहेंगे। और हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में मजबूत अदलिया का होना बहुत जरूरी है। हम अगर रूल ऑफ लॉ हो, अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक हो, यकीनन हमारी बहुत सी बातें खत्म हो जाएंगी। चंद साहब, एक जगह फिर आप अदलिया में रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, अदलिया से जो फैसलों के जरिए रिजल्ट आ रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो जो रिफॉर्म्स हैं उस पर सवाल पैदा होता है कि वो रिफॉर्म्स शायद आप दुरुस्त तरीके से नहीं कर सके हैं, वो दुरुस्त सिमत नहीं थी, इस वजह से रिजल्ट सही नहीं आ रहे। देखिए, पिछले 40 सालों में कभी भी अदलिया आइडियल नहीं रही, और पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अदलिया की विक्टिम रही है, और हमारा जमहूरी सिस्टम भी अदलिया का विक्टिम रहा है। कभी प्राइम मिनिस्टर को कामा पे निकाला गया, कभी प्राइम मिनिस्टर को हमने लेटर ना लिखने पे निकाला, कभी छोटे छोटे मुकदमात में निकाला, आपने वजीर आजम को फांसी लगाया, आपने क्या क्या हमारी अदलिया ने नहीं किया। मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स के जरिए आप कैसे अदलिया ठीक कर सकते हैं। रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आप नई नस्ल को बेहतर अदलिया कैसे दे सकते हैं। सिविल जजेस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं समझता हूँ अगर आपका निजाम अदल ठीक हो जाए, यकीन जानिए पाकिस्तान की 70% जो कमजोरियां, कबातें, नलायकियां, बैड गवर्नेंस, ये सब ठीक हो जाएगी। 70% अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं। अच्छा, इसी जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए आपने रिफॉर्म्स की, उसके बाद जुडिशियल सिस्टम मजीद खराब हो गया। ये आपकी राय है, मैं समझता हूँ इसमें मजीद बेहतरी आएगी। डिबेट होनी चाहिए पार्लियामान में, मजीद डिबेट होनी चाहिए। हमारे लॉ फैकल्टी को आपस में बैठ के डिबेट करनी चाहिए, हमारे वकला को आपस अपनी बार्स में बैठ के डिबेट करनी चाहिए, और वकला की रिफॉर्म्स अपने पॉलिटिकल पार्टीज के डायलॉग के जरिए आप रिफॉर्म्स बेहतर कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप रिफॉर्म ना कर सकते। चंद साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात और डील्स के हवाले से बड़ी बातें चल रही थी कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपने बड़ा टाइम गुजारा है, इमरान खान साहब की तबीयत से वाकिफ़ हैं, उनके दौर में उनके साथ करीब भी रहे हैं। समझते हैं इमरान खान साहब कोई डील करेंगे, उसके ज़रिए बाहर आएंगे, या फिर उनको कोई मजबूर कर दिया जाएगा ऐसे हालात पे कि वो डील कर लें, या खान साहब असूली मौक़िफ़ पे अपने कायम रहेंगे चाहे उनको अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देनी पड़े? जहां तक जहां हमारे जैसे पॉलिटिकल वर्कर की ये ख्वाहिश तो है कि लीडर्स को असूली मौक़िफ़ रखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जब आप कहें कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, यकीनन कोई शक नहीं कि ज़्यादतियां हुई हैं पीटीआई के साथ, लेकिन आपने उन ज़्यादतियों को बेहतर करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग भी नहीं करते। आप निज़ाम को ठीक करने के लिए किस तरह से, मैं तो डेमोक्रेसी पे बातचीत से होती है, डायलॉग से होती है, एंगेज करने से होती है, एक दूसरे को मनाने से, नाराज करने से, खुश करने से होती है, पार्लियामान में डिबेट करने से होती है। तो अगर जमहूरियत इस तरह तो नहीं होती कि आप कहेंगे मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, मैं पॉलिटिकल फोर्सेस से बात ही नहीं करूंगा। और ये मैं समझता हूँ ये उनका गैर जमहूरी रवैया, ये जमहूरी रवैया नहीं है। और खान साहब अगर इस जिद पे कायम रहे तो आप समझते हैं कि कोई पेशरफ नहीं होगी, टाइम गुजर जाएगा, अगला टेन्योर आ जाएगा, खान साहब जेल में ही रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके साथ अदल होना चाहिए, और जो भी केसेस हैं उनके थ्रू कोर्ट से डील होनी चाहिए, और कोर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी जमात को और उनको भी चाहिए कि पॉलिटिकल जमातों के साथ डायलॉग करें, मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए,
हमारे मुल्क क्राइसिस में है, हम इस वक्त ताज़ा जंग, हम हालत जंग में है अभी भी। हमारा एक हिंदूवाता इंतहा पसंदाना सोच से हमारा मुकाबला है मोदी की शक्ल में, और हमारे बॉर्डर्स पे हमारे पड़ोस ममालिक से बहुत सारों से हमें इंसर्जेंसी का भी अमल दखल है हमारे मुल्क में। तो मैं समझता हूँ इन हालात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और वो पीटीआई के बगैर नहीं आ सकती, इमरान खान के बगैर नहीं आ सकती। और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में अपना किरदार अदा करे ताकि मुल्क आगे चले। जब मुल्क आगे चलेगा, यकीन जानिए ये छोटे मोटे केसेस, छोटी छोटी चीजें, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे ये इशू। और एक बड़ा मकसद के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और इस वक्त वो खान साहब पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग ना करके अपनी पार्टी का और जमहूरियत का नुकसान कर रहे हैं। चंद साहब, आप क्या समझते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम के हवाले से मुंतखब होंगे? जरदारी साहब ये कह रहे हैं, जाहिर बात है कि अगर आप जरदारी साहब उनको देख रहे हैं कि उन्होंने अगला वजीर आजम बनना है और उसके लिए उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं, तो पंजाब में आपको एक भारी अक्सरियत चाहिए, पंजाब जीतना बड़ा ज़रूरी है। पेनिट्रेशन तो पीपल्स पार्टी की कुछ भी नहीं है पंजाब में। नहीं, ये आपकी सोच है, आपकी राय है कि पेनिट्रेशन नहीं है। इस वक्त भी हम डस्का में जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, जाके कैंपेन देखें, वहाँ लोगों का जज्बा देखें। रिजल्ट तो चलो 2 दिन बाद आएगा, आप देखते हैं फेयर इलेक्शन होता है या कैसे होता है, लेकिन जो कैंपेन के हवाले से जो पार्टी का जज्बा है, जो पुराने वर्कर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी एक मॉडरेट, एक प्रोग्रेसिव जमात है इस मुल्क में। जो काम पीपल्स पार्टी करती है वो कोई और जमात नहीं करती होती, खा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो। तो आपको पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन में, और जरूरत है आवाम की, मजदूर की, किसान की जरूरत है। तो मैं नहीं इस पर यकीन रखता। आई डिजाइन लेकिन अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी हर जिले में अपना मकाम रखती है और उसकी सोच मौजूद है, और इंशाल्लाह ये कम बैक करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में कम बैक करेगी। नदीम चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबल ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।